I'ma make it work. 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 Hello everyone, my name is Shubham Jagdish. I'm a teacher at City Montessori School, कानपुर रोड कैंपस, लखनऊ। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग आज कॉमर्स का 4th चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है लेटेस्ट बैंकिंग ट्रेंड्स। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ना है आरटीजीएस के बारे में, एनईएफटी के बारे में, ई बैंकिंग के बारे में और बैंक ड्राफ्ट्स के बारे में। बहुत ही कॉमन चैप्टर है, ज्यादातर लोगों को पता है इन सारी चीजों के बारे में। फिर भी इन डेप्थ पढ़ाई करने के लिए हम लोग पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग आरटीजीएस। अब आरटीजीएस क्या होता है? मान लेते हैं हमें एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच में पैसा को ट्रांसफर करना है, तो हम आरटीजीएस फैसिलिटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं या हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। हम आरटीजीएस तभी कर सकते हैं अगर बैंक में सीबीएस इनेबल्ड ब्रांच होगी तब। सीबीएस इनेबल्ड ब्रांच का मतलब क्या होता है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन इनेबल्ड ब्रांच। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब कंप्यूटराइज्ड इंटरनेट के थ्रू अगर बैंक ब्रांचेस कनेक्टेड है तभी हम आरटीजीएस कर सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट पर एक कैप लगी हुई है कि 2 लाख से कम के अमाउंट पर हम आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं, और अपर लिमिट कोई भी हो सकती है, कितना भी अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू आरटीजीएस। और अगर आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है मान लेते हैं 9 बजे, ठीक है ना, तो हाफ एन आवर के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो टाइम टेकन फॉर ट्रांसफर इज जस्ट 30 मिनट्स। तो ये फास्टेस्ट वे है ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स अबव 2 लाख रुपीज। चलिए बात करते हैं अब इसी के अंदर इसका कुछ टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट क्या है? बैंक आरटीजीएस फैसिलिटी देती है मंडे टू फ्राइडे 9 से 3 बजे तक, और सैटरडे को टाइम है ये आपका 9 to 12। हालांकि ये टाइम ऑल्टर हो चुका है क्योंकि हमारी सीबी गुप्ता में यही टाइमिंग्स लिखी हुई हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको यही टाइमिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा। इनकेस अगर कोई अपडेट आता है काउंसिल की तरफ से तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से ये नोट करिए यहां तक। इसके बाद बढ़ रहे हैं हम लोग एनईएफटी पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनईएफटी, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी क्या होता है बेटा? हम एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच में पैसा पे कर सकते हैं सिमिलरली टू आरटीजीएस, लेकिन अभी डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि जो सेंडर है उसके पास बैंक अकाउंट हो ही। मान लेते हैं मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन मुझे किसी को पैसे भेजने हैं थ्रू एनईएफटी, तो मैं एक एनईएफटी इनेबल्ड बैंक ब्रांच में जाऊंगा, वहां पर कैश डिपॉजिट करूंगा, लेकिन जिसको पैसा रिसीव होना है उसके पास एक बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको बात समझ में आया? फिर आगे देखते हैं। जो आरटीजीएस है दे कैन ऑपरेट विदाउट बैंक अकाउंट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैक्सिमम लिमिट होती है बेटा 49,999। ऑलराइट, देयर इज नो मिनिमम और नो मैक्सिमम लिमिट। आप चाहो तो 20,000 भी ट्रांसफर कर सकते हो, 5,000 भी ट्रांसफर कर सकते हो, और आप चाहो तो 50 लाख भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर, जैसे कि आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट थी 2 लाख रुपए। ठीक है। सेंडर हैज टू पे एनईएफटी चार्जेस। अगर मैं पैसा पे कर रहा हूं तो मुझे एनईएफटी चार्जेस पे करने हैं, रिसीवर को कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। And it cannot be used to redeem or it cannot be used to receive foreign remittances। अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो आप एनईएफटी के थ्रू पैसा रिसीव नहीं कर सकते, ना ही पे कर सकते हो। ऑलराइट, आपको बात समझ में आई आपको कि एनईएफटी क्या क्या होता है? अभी एनईएफटी में एक स्पेशल बात यह है कि एनईएफटी ट्रांजैक्शन सेटल किए जाते हैं इन बैचेस। बैचेस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक में जाओगे और बैंक वाले से बोलोगे भाई ये लो पैसा करो एनईएफटी, ऐसा नहीं करेगा वो एनईएफटी सेटल किए जाते हैं बैचेस में। बैचेस का मतलब क्या है? वीकडेज, मतलब मंडे टू फ्राइडे 7 टाइम्स अ डे ही केवल एनईएफटी किया जाता है। मतलब उसका एक टाइम होता है, उस टाइम पर ही एनईएफटी किया जाएगा। 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक केवल 7 टाइम्स ही पैसा ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग वीकडेज, और सैटरडे के दिन ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है 6 टाइम्स, और टाइम है उसका 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर बैचेस में सेटल होते हैं और आरटीजीएस में तो पैसा देयर एंड देन ट्रांसफर होता है। तो कुछ डिफरेंस मैंने यहां पर लिख रखे हैं, आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। एनईएफटी सेटल किए जाते हैं बैचेस में, जैसे मैंने आपको बताया, और आरटीजीएस सेटल किया जाता है इंडिविजुअली, मतलब आप जाओगे पैसा दोगे तुरंत आरटीजीएस कर देंगे। यहां पर एनईएफटी में नो मिनिमम और नो मैक्सिमम लिमिट होती है, वेयरएज आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट होती है बेटा 2 लाख रुपए। और जो एनईएफटी है वो 7 टाइम्स ऑन वीकडेज एंड 6 टाइम्स ऑन
वीकेंड्स मतलब सैटरडे को काम करता है बैंक, और आरटीजीएस आप चाहो तो जितनी बार मर्जी कर सकते हो। आई होप आपको आरटीजीएस और एनईएफटी क्लियर हो गया होगा और उनके बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मैंने यहां पर एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश की है, आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग्स, तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे माउस से कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। ई बैंकिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपके घर में इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। आज की डेट में फोन भी यूज कर सकते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा। नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब मुझे वो एसबीआई में जो बैठे हुए गंदे से कर्मचारी हैं उनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी कि 12 बजे आओ 1 बजे आओ। मैं डायरेक्टली बैठ के यहीं पर काम कर सकता हूं। सारे बैंकिंग की सारी सर्विस मैं आज के डेट में ई बैंकिंग के थ्रू ले सकता हूं। क्लाइंट हैज टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक। हाँ, जब मैंने अकाउंट खुलवाया है तो मुझे बैंक फॉर्म भरते समय ई बैंकिंग पे टिक करना पड़ेगा ताकि मुझे आईडी, पासवर्ड और की वो देख सके, ताकि मैं ई बैंकिंग शुरू कर सकूं। और नेक्स्ट इज टेक सेवी। अगर आपको ई बैंकिंग करनी है तो आपको टेक सेवी होना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको इंटरनेट यूज करना आना चाहिए। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये कि मेरा बैंक 24 घंटे 365 दिन मेरे लिए खुला है, मेरे लिए काम करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे छुट्टी है, बैंक बंद है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो जाता है, बिकॉज मैं अपने अकाउंट्स को रोज टैली कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं कहां पैसा कितना कट रहा है, कहां से कितना पैसा आ रहा है। आई कैन कीप अ चेक, मुझे जाके पासबुक प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास स्टेटमेंट निकल के आ सकता है। फिर है अनलिमिटेड एक्सेस। ऐसा नहीं कि मैं जितनी मर्जी चाहूं उतनी बार मैं अपना अकाउंट को यूज कर सकता हूं, उसका मुझे चार्जेस नहीं पे करने होते हैं। और देयर इज नो नीड टू गो टू बैंक। क्लियर, आपको समझ में आ गया एडवांटेजेस क्या है। आगे बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। पहला क्या है, इन्वेस्ट मनी इन ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मतलब सबसे पहला खर्चा तो यही है कि पहले लैपटॉप खरीदो, इंटरनेट लगवाओ, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज नीडेड। मतलब अगर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता है, आप टेक सेवी नहीं हो, तो आपके लिए ई बैंकिंग नहीं है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा है वायरस और हैकर्स। जैसे आज के डेट पे देखा होगा चाइनीज हैकर्स आ रहे हैं, और अगर आपका अकाउंट हैक कर लिया तो आपके पैसे वो उड़ा लेके चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो वायरस ऐसे आ सकते हैं, हैकर्स आ सकते हैं, जो आपके पैसे हार्ड एंड मनी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग है, एक एक करके सारी बताने वाला हूं। बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, ईएफटीएस। ईएफटीएस जनरली वहां पर यूज होता है जहां पर हमको ऑटोमेटिक पेमेंट करनी होती है। ऑटोमेटिक पेमेंट का मतलब क्या है, अगर मेरे कुछ एम्प्लॉइज हैं तो उनको सैलरी पे करनी होगी, एक स्टिपुलेटेड डेट होगी, उसके ऊपर हम लोग सैलरी पे करते हैं, तो बैंक ऑटोमेटिकली वो पैसे आपके अकाउंट से काट के लोगों के अकाउंट में सैलरी के फॉर्म में पैसे पे कर देता है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट। इस तरह की पेमेंट्स जो होती हैं उन्हें जिस सिस्टम के अंडर होती है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जैसे आपकी हर महीने अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आपकी ईएमआई जाती है, वो ईएमआई जो कटती है उस प्रोसेस वो किस सिस्टम के अंदर कटती है, वो कटती है ईएफटीएस सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप सभी को पता है एटीएम क्या होते हैं। एटीएम एक कार्ड होता है। अब आज की डेट में एटीएम और डेबिट कार्ड एक ही है। पहले एटीएम कार्ड अलग था, डेबिट कार्ड अलग हुआ करता था। आप जाके उससे किसी भी एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो पिन डाल के। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। डेबिट कार्ड। अब पहले डेबिट कार्ड अलग होते थे, एटीएम्स अलग होते थे, लेकिन अब मुझे बताना है तो मैं बता रहा हूं। डेबिट कार्ड का आपका यूज क्या होता था, आप डायरेक्टली जाके शॉपिंग कर सकते हो और पिन डाल के पेमेंट कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं थी आप एटीएम पे जाओ, पैसे विड्रॉ करो, फिर आप परचेजिंग करो। तो ये एक फर्क था जो आज की डेट में दूर हो गया है। अब डेबिट कार्ड और एटीएम एक साथ ही मर्ज होके आते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है बेटा, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, आपने लोन ले रखा है, उधार है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी आप पैसा पे कर सकते हो और आपको एक टाइम पर पैसे को वापस करना पड़ेगा, एल्स आपके पैसे पर इंटरेस्ट पेमेंट लग जाएगी। डेबिट कार्ड और एटीएम के साथ क्या है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप पेमेंट कर ही नहीं सकते हो। क्रेडिट कार्ड के साथ तो ये है कि जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके पास एक डिजायर्ड लिमिट दे रखी है, उसके अंदर का आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप चाहो तो पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। टेली बैंकिंग बहुत पुरानी चीज है बेटा। हम लोग फोन पे बैंकिंग क्या करते थे, फोन वाले को फोन लगाते थे और वो हमारा यहां से ट्रांजैक्शन वहां पर कर देता था। आज की डेट में बंद हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन के मेरे बारे में अभी डिस्कस किया था आरटीजीएस पाते समय। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब यह है कि आप कस्टमर हैं बैंक के, ना कि आप कस्टमर हैं ब्रांच के। पहले क्या हुआ करता था कि अगर मेरा अकाउंट एसबीआई आलमबाग ब्रांच में है तो मैं एसबीआई आलमबाग ब्रांच में ही जाकर ट्रांजैक्शन कर सकता हूं।
लेकिन जैसे ही ब्रांचेस कोर बैंकिंग सोल्यूशन CBSE इनेबल्ड हो गई हैं, अब मैं किसी भी ब्रांच में जाकर पैसे विड्रॉ कर सकता हूं, डिपॉजिट कर सकता हूं। इसलिए अब मैं कस्टमर बैंक का हूं, ना कि ब्रांच का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग हम लोग को पता है आज की डेट में एप्स डाउनलोड करो और मोबाइल में चलाओ, आप सब कुछ देख सकते हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। और 8 है SMS अलर्ट, आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना कटा, कितना इंटरेस्ट मिला, सारी चीजों के अलर्ट आपके जितने भी OTPs हैं वो थ्रू SMS ही आते हैं। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार भी अगर आपने बुक से पढ़ लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इवन दो अगर क्लियर नहीं होता है, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा बैंक ड्राफ्ट, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट या DD। ठीक है, DD की खासियत क्या होती है बेटा, कि आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं तो ही आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। आपको जिसको पे करना है उसके नाम पर आप डिमांड ड्राफ्ट को बनवा सकते हैं। और क्या होता है, मनी कैन बी रेमिटेड इजीली। आपका गिर जाए DD तो भी आपके पैसे आपके पास से नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो जिसका अकाउंट है, जिसके नाम पर DD बना है, उसी के अकाउंट में जा सकते हैं। तो डिसऑनर का भी कोई खतरा नहीं होता है। अगर आप चेक देते हो ना किसी को, तो चेक तो बाउंस हो सकता है लेकिन DD बाउंस नहीं हो सकती, बिकॉज बैंक पहले से ही पैसा आपके अकाउंट में काट लेगा। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो DD नहीं बन सकता है। लेकिन इसको बनाने के लिए बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आपको कोई भी समस्या हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज मुझको बताएं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक दे रखा हो डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें। और कोई भी समस्या होती है तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।